हेलो फ्रेंड्स, मूवी कर हियर। आज की हमारी मूवी है द रेलवे मैन। आज हम वर्ल्ड वॉर 2 के ऐसे पहलू से रूबरू होंगे जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। थाईलैंड से बर्मा रेलवे ट्रैक, जिसकी दूरी 415 किलोमीटर है, इसे डेथ रेलवे भी कहा जाता है। इस रेलवे ट्रैक का कंस्ट्रक्शन ईयर 1942 से 1943 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया। इसे बनाने में 16 महीने लग गए थे। उस वक्त जापान सबसे पावरफुल था, इसीलिए वो एलाइड फोर्स के पकड़े हुए ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए उन्होंने एक अलग लेबर कैंप बनाया, जिसे POW कैंप कहा गया, यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर। इन कैदियों में ब्रिटिश सोल्जर्स शामिल थे। ईयर 1942 में सिंगापुर को जापान ने अपने कब्जे में कर लिया और वहां पकड़े गए सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को POW कैंप में भेज दिया गया। यहाँ जापान उन सोल्जर्स से काम करवाता था और इन प्रिजनर्स के द्वारा उस रेलवे ट्रैक को बनवाया गया। इस रूट को बनाने में लगभग 90,000 सिविलियन लेबरर्स और 13,000 एलाइड प्रिजनर्स लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस ट्रैक को बनाने के लिए हैंड टूल और मसल पावर का यूज किया गया। इसमें किसी भी तरह के मशीनरी का यूज नहीं किया गया। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये कितना दर्दनाक मंजर होगा। आज की हमारी स्टोरी इसी सत्य घटना पर आधारित है। ईयर 1980 में हम इंग्लैंड के वेटरन्स क्लब को देखते हैं। इस क्लब में जंग से लौटे हुए पुराने सैनिक अपना वक्त बिताते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए अब 30 साल हो चुके थे। यहाँ हम एरिक लोमैक्स को देखते हैं। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ब्रिटिश ऑफिसर रह चुका है। वहाँ उसका दोस्त फिनले भी बैठा है, जो जंग के दौरान उसके साथ था। एरिक को रेलवे से काफी लगाव है। वो एक बुक लेकर वहाँ बैठा था और सभी ट्रेन के टाइम टेबल को देख रहा था। उसे कहीं सफर नहीं करना था, लेकिन फिर भी वो ट्रेन में बैठ जाता है और दोबारा उसी स्टेशन में आकर उतर जाता है। ये एरिक का डेली रूटीन है। एक दिन इसी तरह ट्रेन में सफर करते हुए उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है। उसका नाम पैट्रिशिया है। उसे एरिक की बातें अच्छी लगने लगती है, इसीलिए वो दोनों बहुत सी बातें करते हैं। फिर एरिक अपने स्टॉप पर उतर जाता है, लेकिन उसे अभी भी उसी लेडी का ख्याल आ रहा था, क्योंकि जंग से आने के बाद उसने शादी नहीं की है। अब तक वो अकेला ही रहता है। अगले दिन वो वेटरन क्लब में बैठकर फिनले से उस लेडी का जिक्र करता है। वो उसे पसंद करने लगा था। वो दूसरे दिन उसी स्टेशन में दोबारा जाता है, ये सोचकर कि पैट्रिशिया की मुलाकात उससे दोबारा हो जाए, क्योंकि एरिक को ट्रेन की अच्छी जानकारी है और वो अपना अधिकतर समय रेलवे में ही बिताया करता था। वहाँ वो पैट्रिशिया को ट्रेन से उतरता हुआ देखता है। वो भी एरिक को वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाती है। उसे वहाँ एरिक से मिलना एक इत्तेफाक लगता है। अब वो भी उसे पसंद करने लगी थी। एरिक उसे अपने घर लंच के लिए इनवाइट करता है। पैट्रिशिया ने 20 सालों तक नर्स का काम किया है और उसने भी अब तक शादी नहीं की थी। अब दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दोनों अपना काफी समय साथ में ही बिताते हैं। पैट्रिशिया को एरिक की मूछें पसंद नहीं थी, इसीलिए वो अपनी मूछें हटा देता है। दोनों ने अब शादी करने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। वहाँ वेटरन क्लब के कई सोल्जर्स भी आते हैं। शाम को एरिक बेड पर लेटा हुआ था। अचानक उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि उसके कमरे में एक जापानीज सोल्जर खड़ा है। वो एरिक को अपने साथ ले जाता है। एरिक के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। होटल से निकलकर वो बाहर आ जाते हैं। फिर उसे प्रिजन कैंप ले जाया जाता है, जहां बाकी सोल्जर्स भी थे। वो सोल्जर्स उसे पकड़कर एक रूम के अंदर ले जा रहे थे, लेकिन एरिक यहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो लोग जबरदस्ती उसे अंदर ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एरिक अभी भी अपने होटल में ही है और नीचे जमीन पर लेटे हुए वो जोर जोर से रो रहा है। ये जो घटना थी वो एरिक के साथ बहुत सालों पहले घटी थी। जंग से आने के बाद वो ट्रॉमा से गुजर रहा था। जंग के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा दर्दनाक हुआ था जिसका सदमा वो आज तक नहीं भूल पाया था, और ये सारी बातें उसने किसी से शेयर भी नहीं की थी। वहाँ पैट्रिशिया आती है और उसे इस तरह रोता हुआ देखकर वो काफी दुखी
दुखी हो जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एरिक ऐसे क्यों रो रहा है। अब एरिक खामोश रहने लगता है। पैट्रिशिया उसे इसकी वजह पूछती है, लेकिन एरिक उसे कुछ नहीं बताता। एक दिन वो एरिक के रीडिंग रूम में जाती है। वहाँ उसे बुक में काफी स्केचेस दिखते हैं जिसमें लेबर्स को कैसे टॉर्चर किया जाता है ये दिखाया गया था। वो सारे ही स्केचेस काफी डरावने थे। एक दिन एरिक के घर बिल कलेक्ट करने एक आदमी आता है। एरिक ने कुछ समय से बिल पे नहीं किया था। पैट्रिशिया उस आदमी से बात कर रही थी, लेकिन वो आदमी पैट्रिशिया से ऊंची आवाज में बातें कर रहा था। एरिक कमरे में बैठा ये सब सुन रहा था। अचानक ही उसका मूड स्विंग हो जाता है। फिर वो एक चाकू लेकर उस आदमी को मारने जाता है, लेकिन वहाँ सब उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर पैट्रिशिया डर जाती है। वो दोबारा उससे पूछती है, लेकिन एरिक उसका कोई जवाब नहीं देता। दूसरे दिन पैट्रिशिया वेटरन क्लब जाती है ताकि उसके सवालों के जवाब उसे मिल सके। वहाँ उसे फिनले मिलता है जो एरिक का बेस्ट फ्रेंड है। वो सारा किस्सा फिनले को बताती है, लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं बताता। पैट्रिशिया काफी इमोशनल हो जाती है। वो बताती है कि मैंने 20 सालों तक नर्स का काम किया है। मैंने बहुत से लोगों को तड़पता हुआ देखा है, लेकिन आज से पहले मैंने किसी इंसान को इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देखा। ये कहते हुए वो रोने लगती है। फिनले बताता है जंग में लोग जिन हालातों से गुजरे हैं शायद ये किसी का भी समझ पाना मुमकिन नहीं है। जंग तो बीत जाती है, लेकिन उसके जो घाव हैं सदियों तक यादों में रहते हैं। पैट्रिशिया कहती है उसे सारा सच जानना है। वो एरिक को इस तरीके से तड़पता हुआ नहीं देख सकती और वो एरिक को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिनले उसे बताता है जंग से लौटने के बाद एरिक ट्रॉमा से उभर नहीं पा रहा है, इसीलिए उसने कॉलोनियल सर्विस ज्वाइन कर ली और डैम बनाने के लिए अफ्रीका चला गया। और वो लेटर के जरिए फिनले से बात किया करता था। वो सिर्फ रेलवे ट्रेन की ही बातें किया करता था, और जब वो अफ्रीका से वापस आया तब वो घंटों अकेला ही बैठा रहता था, किसी से बात भी नहीं करता था और रोज ट्रेन में यहाँ से वहाँ सफर करता था। उसकी जिंदगी में ट्रेन की बहुत अहमियत है। फिर हम पास्ट में ईयर 1942 में देखते हैं। अभी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। इस दौरान हम सिंगापुर का एक सीन देखते हैं। उस वक्त वहाँ ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा हुआ करता था, लेकिन एक्सिस पावर जापान के ही पास थी, इसीलिए वो इंग्लैंड से लड़ाई करके सिंगापुर पर कब्जा कर लेते हैं। लगभग 7 दिनों के अंदर ही ब्रिटिश एम्पायर ने अपने घुटने टेक दिए थे। इस इंसिडेंट को हम फॉल ऑफ सिंगापुर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हम एरिक को देखते हैं जो एक रॉयल सिग्नल ऑफिसर है, और यहाँ उसका साथी फिनले भी था। वहाँ सभी सोल्जर्स को ट्रेन में डाल दिया जाता है और 3 दिनों के लंबे सफर के बाद उन्हें थाईलैंड में उतारा जाता है, जहां जापानीज मिलिट्री पुलिस द्वारा लेबर कैंप चलाया जाता था। उन पुलिस वालों को कैंपेटाई भी कहा जाता था। वहां वो देखते हैं कि बर्मा रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है, जिसमें बहुत से मजदूर काम कर रहे हैं। कई लोग कमजोरी की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे। तब वो कैंपेटाई उन्हें बहुत मारते थे। ये देखकर एरिक और उसके साथी काफी डर जाते हैं। यहाँ एरिक और उसके साथी इंजीनियर्स थे, इसीलिए जापानीज उनको रेलवे इंजन बनाने के लिए कहते हैं। रात में बात करते वक्त फिनले कहता है कि मैं इन जापानीज के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, मैं बगावत करूंगा। हमें किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन सभी को पता था कि वहाँ से भाग पाना मुमकिन नहीं है। एरिक के पास एक रेलवे मैप था जो उसने ट्रेन में बैठे हुए अंदाजे से बनाया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जापानीज सोल्जर्स ने उन्हें कहाँ रखा है। लेकिन वो ये अनुमान लगाते हैं कि वो इस वक्त थाईलैंड में है और यहाँ थाई से बर्मा रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है। बहुत पहले ब्रिटिशर्स ने इस रेलवे ट्रैक को बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें बहुत खतरा है और इसे बनाने में काफी वक्त और जाने जाएंगी, तब उन्होंने इसका प्लान ड्रॉप कर दिया था।
आज जापान उसी रेलवे ट्रैक को बना रहा है जिसका रास्ता पहाड़ियों से होकर जाता है और इसे बनाने में बहुत से लोगों की जान जाएगी। सभी ये बात सुनकर काफी डर जाते हैं। सुबह वो सब मिलकर एक रेडियो रिसीवर बनाने का प्लान करते हैं ताकि वो बाहर होने वाली गतिविधियों के बारे में जान सकें। रेडियो बनाने के लिए उन्हें स्पेयर पार्ट्स की जरूरत थी। वो किसी तरह कैम्पेटिया की नजरों से बचकर रेडियो रिसीवर बना लेते हैं और अब वो काम कर रहा था। एरिक और उसके साथी बहुत खुश होते हैं। एरिक उस रेडियो को बनाकर अपने साथियों का मनोबल बढ़ाना चाहता था ताकि उनके मन में उम्मीद बनी रहे। रेडियो के जरिए उन्हें पता चलता है कि रशियंस जर्मनी को मात देते जा रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और ये बात पूरे लेबर कैंप में फैल जाती है जिससे वहाँ के लोगों के अंदर उम्मीद की लहर जागने लगती है। कैंपेटाई लोगों को इस बारे में पता चल जाता है। तब सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। एक सोल्जर उस रेडियो रिसीवर को लाकर टेबल पर रखता है। उसे ये पता चल जाता है कि इसे बनाने में एरिक और उसके साथियों का हाथ है। उन सभी को सामने खड़ा किया जाता है। तब वहाँ एक कैंपेटाई उनके साथी को मारता है जिस वजह से वो वही मर जाता है। ये देखकर एरिक सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है ताकि उसके बाकी साथी बच सके। वहाँ एक कैंपेटाई था जिसका नाम तकाशी नगासे था। वहाँ सिर्फ उसे ही इंग्लिश आती थी। वो ट्रांसलेटर का भी काम किया करता था। अब एरिक को बहुत मारा जाता है और लहूलुहान कर दिया जाता है। वहाँ खड़े बाकी ब्रिटिश सोल्जर्स ये सब देख रहे थे और उनका दिल पसीज जाता है। फिर शाम को तकाशी टेंट में आता है। वो एरिक को बताता है कि बहुत जल्द तुम्हें मार दिया जाएगा। बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि तुमने वो रेडियो रिसीवर क्यों बनाया था। वो एरिक को अपनी गाड़ी के पीछे बांध कर ले जाता है। 2 हफ्तों के बाद वो एरिक को वापस छोड़ जाते हैं। अब उसका शरीर काफी सिकुड़ गया था। फिनले उसे देखकर काफी दुखी हो जाता है लेकिन एरिक किसी को भी नहीं बताता कि उसके साथ 2 हफ्तों तक क्या कुछ हुआ है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं। ये कहानी सुनकर पेट्रिशिया की आंखें नम हो जाती हैं। फिनले कहता है कि एरिक को बहुत प्यार की जरूरत है और तुम्हारे साथ की भी। लेकिन अभी भी वो बात पहेली ही थी कि उन 2 हफ्तों के दौरान एरिक के साथ क्या बीती थी और ये राज एरिक को ही पता था। फिर पेट्रिशिया घर आकर वो हर मुमकिन कोशिश करती है जिससे एरिक अपने पुराने दिनों को भूल जाए। लेकिन अब वो यादें एरिक की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। वो चाहकर भी उस हादसे को नहीं भुला पा रहा था। इस बात से पेट्रिशिया भी काफी परेशान रहने लगी थी। एक दिन फिनले उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो न्यूज़पेपर में छपी हुई कैंपेटाई ऑफिसर की फोटो दिखाता है। वो ऑफिसर तकाशी है जो जापानीज आर्मी के लिए ट्रांसलेटर का जॉब करता था। फिनले कहता है कि एरिक को ये बात जानने का पूरा हक है कि उसका दोषी आज भी जिंदा है। लेकिन अब वो ये काम पेट्रिशिया पर छोड़ता है। वो चाहे तो एरिक को बताए या ना बताए लेकिन फिनले को लगता है कि एरिक को इस बारे में बताना चाहिए। शायद इसी तरह उसे इंसाफ मिल सके। पेट्रिशिया उससे कहती है कि ये बात तुम उसे बताओ। फिनले अगले दिन एरिक के घर आता है। वो उसे बताता है कि तकाशी जिंदा है और वो थाईलैंड में टूरिस्ट गाइड का काम करता है। लेकिन यहाँ एरिक इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाता। अब वो मैरिड है और वो इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता। पेट्रिशिया और एरिक फिनले को स्टेशन छोड़ते हैं। फिर दूसरे दिन खबर मिलती है फिनले ने रेलवे ब्रिज पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। फिनले भी जंग से आने के बाद ट्रॉमा से गुजर रहा था। ये खबर मिलने पर पेट्रिशिया काफी दुखी होती है लेकिन एरिक इस पर रिएक्ट नहीं करता मानो कि उसके इमोशंस मर चुके हों। उसे अंदर ही अंदर दुख हो रहा था लेकिन वो जाहिर नहीं कर पा रहा था। ये देखकर पेट्रिशिया को उस पर तरस आता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि उनके अंदर जंग के कितने गहरे घाव हैं जो भरने का नाम नहीं ले रहे हैं बल्कि वक्त के साथ वो और बढ़ रहे हैं। एरिक दूसरे दिन थाईलैंड के लिए निकलता है। स्टेशन पर उतरते ही उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वो बर्मा रेलवे के याद में
बनाए हुए म्यूजियम में जाता है। एरिक अपने साथ एक खंजर भी लाता है, ये सोचकर कि अगर तकाशी उसे दिखेगा तो वो उसे मार देगा। अगली सुबह वो एक बुद्ध विहार जाता है। तकाशी उसी विहार में टूरिस्ट को बुद्धा के बारे में जानकारी दे रहा था। फिर वो उन सबको POW कैंप में ले जाता है जहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉर्चर किया करते थे। वो जगह अभी भी वैसी ही दिखती थी। एरिक भी उसे देख रहा था। वो उस कैंप को देखकर अपनी पुरानी यादों में चला जाता है। थोड़ी देर बाद टूरिस्ट्स वहां से चले जाते हैं। फिर एरिक अंदर जाता है। तकाशी उसी कैंप में रहता था। वहां वो देखता है कि कुछ जापानीज सोल्जर्स की तस्वीरें वहां पर लगी है जिन्हें जापान की तरफ से वॉर हीरो की उपाधि दी गई थी। तभी वहां तकाशी आता है, लेकिन वो एरिक को नहीं पहचान पाता। एरिक उसे याद करने को कहता है। अब तकाशी को वो याद आ गया था। अब तकाशी गिल्टी फील करता है। अब वो पहले वाला तकाशी नहीं है। अब वो पूरी तरीके से बदल गया है, जो अपनी सारी गलतियों के लिए उससे माफी मांग रहा था। लेकिन यहाँ एरिक बदले के भावना से आया है। वो किसी भी तरह उसकी जान लेना चाहता था। ये वही जगह थी जहाँ एरिक को 2 हफ्तों तक रखा गया था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब एरिक को प्रिजन कैंप लाया गया था। वहाँ तकाशी उससे सवाल पूछ रहा था कि वो उस रेडियो ट्रांसमीटर से क्या करना चाहता था। क्या वो कोई जासूस है? पर एरिक उसे बताता है कि वो केवल एक रेडियो है, उससे किसी को भी मैसेज नहीं दिया जा सकता और उसे बनाने का मकसद अपने साथियों का मनोबल बढ़ाना था। लेकिन यहाँ तकाशी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वहाँ दिखाया जाता है कि लोगों को टॉर्चर करने के लिए अलग अलग तरीके इन्वेंट किए गए थे। उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता था, उनको कई दिनों तक भूखे ही रखते थे और एक छोटे से पिंजरे में उनको कैद कर देते थे और उनके मुंह में एक पानी की पाइप डालकर उनकी सांसों को रोका जाता था। यहाँ ये लेबर्स न पूरी तरीके से जिंदा थे और ना ही मरे हुए थे। वो लोग एरिक को इसी तरह रोज टॉर्चर किया करते थे और एक ही सवाल बार बार पूछते थे कि एरिक ने वो रेडियो क्यों बनाया था। यहाँ एरिक भी उनको जवाब देते देते थक गया था। वो बस एरिक को पूरी तरीके से टॉर्चर करना चाहते थे। वो दर्द में चिल्लाता था, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता था। 2 हफ्तों तक यही सिलसिला चलता रहा। वॉर खत्म होने के बाद 12 सितंबर 1945 में ब्रिटिश सोल्जर्स आकर एरिक और उसके साथियों को छुड़वाती है और सिंगापुर को दोबारा कब्जे में ले लेते हैं। वहाँ तकाशी ब्रिटिश ऑफिसर को बताता है कि वो एक ट्रांसलेटर है, क्योंकि उन्हें एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी। इस तरीके से तकाशी सजा से बच जाता है। वहाँ कई दिनों तक जमीन खोदकर ब्रिटिश सोल्जर्स की बॉडी निकाली जा रही थी, जिन्हें मारने के बाद जापानीज सोल्जर्स ने उन्हें दफनाया था। अब सिर्फ हड्डियां ही बची थी। किसी की भी पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। ये सारी बात बताते वक्त तकाशी काफी इमोशनल हो जाता है। जितनी भी मौतें उसके रहते हुई थी वो सब उसे याद है। वो भी अब रातों में नहीं सो पाता। लेकिन यहाँ एरिक को उस पर बहुत गुस्सा था। वो उसका हाथ तोड़ने वाला था। तकाशी भी अपना हाथ आगे कर देता है, लेकिन एरिक उसका हाथ नहीं तोड़ता। फिर वो तकाशी को लेकर बाहर आता है और उसे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देता है। फिर वो उस रूम में जाता है जहाँ उसके मुंह में पाइप डालकर टॉर्चर किया जाता था। ये सब याद करके वो रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर तकाशी के पास बैठ जाता है। एरिक कहता है कि तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया मैंने आज तक किसी से जिक्र नहीं किया, क्योंकि शायद कोई भी मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा। तकाशी कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जंग इस तरीके से घातक रूप ले लेगी, जहाँ लोग इंसानों और जानवरों में फर्क करना भूल जाएंगे। एरिक उसे फिनले के बारे में बताता है, जो एरिक का बेस्ट फ्रेंड था। वो कहता है कि फिनले चाहता था कि मैं तुम्हें मारकर अपना दर्द खत्म कर लूं। तकाशी कहता है कि फिर इसमें देर किस बात की, खत्म कर दो मुझे। शायद मैं इन्हीं गुनाहों का कर्ज चुकाने के लिए आज तक जिंदा हूँ। एरिक यहाँ इमोशनल हो जाता है। फिर वो तकाशी को आजाद कर देता है, क्योंकि वो दोनों ही जंग के ट्रॉमा से उभर नहीं पाए थे। उसे ये रियलाइज होता है कि जंग के बाद वो दोनों ही मर चुके हैं
अब उसे मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाते वक्त वो खंजर को नदी में फेंक देता है और वापस ब्रिटेन आ जाता है। पैट्रिशिया दरवाजा खोलती है, तब दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वो दोनों गले लग जाते हैं। अब एरिक का मन शांत हो चुका था, लेकिन अभी भी उसे फिनले की याद आती है। कुछ दिनों के बाद एरिक को एक लेटर मिलता है। वो लेटर तकाशी ने भेजा था। उसमें वो अपनी सारी गलतियों को कन्फेस कर रहा था। वो बता रहा था कि वो एरिक का चेहरा नहीं भूल पा रहा है और ना ही कभी भूल पाएगा। एरिक वो लेटर पैट्रिशिया को दिखाता है और कहता है कि मुझे थाईलैंड वापस जाना होगा और इस बार तुम भी मेरे साथ चलना। दूसरे दिन वो दोनों थाईलैंड पहुंच जाते हैं। वहां वो तकाशी को देखते हैं। एरिक जब उसके पास जाता है तब वो जैपनीज ट्रेडिशन में उसे हेलो कहता है और उससे माफी मांगता है। एरिक उसे अपना लिखा हुआ लेटर देता है, जिसे पढ़कर तकाशी रोने लगता है। एरिक ने उसे माफ कर दिया था क्योंकि वो तकाशी के दर्द को समझ पा रहा था। अब दोनों गले लग जाते हैं। ये देखकर पैट्रिशिया भी रोने लगती है और इसी के बाद ये स्टोरी खत्म हो जाती है। उस दिन के बाद वो दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए। उन दोनों की ही दोस्ती 2011 तक बनी रही। 2011 में तकाशी की 93 साल की उम्र में डेथ हो गई और उसके एक साल बाद ही 2012 में एरिक की भी मौत हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको इस सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।